हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हम बात कर चुके थे डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी को हमने टू टाइप में क्लासीफाई कर लिया था, एक्चुअल डेंसिटी बेप और रिलेटेड डेंसिटी। रिलेटेड डेंसिटी ऑल्सो क्लासीफाइड इन टू टाइप, स्पेसिफिक ग्रेविटी जब वाटर के से रिलेटेड हो, और जब हाइड्रोजन गैस से या किसी अदर गैस से रिलेटेड हो तो उसे हम वेपर डेंसिटी कह देते हैं। सिंपल फॉर्मूला हमारे पास आ गया था, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू m/2। और यदि हाइड्रोजन गैस की कोई गैस दे रखी हो तो मास अपॉन जो भी गैस है उसका मास ले लेंगे अपन। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन और दिया था आपको, आई होप आपने कर लिया होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर भी आए हैं और कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप पर भी आंसर भेजे हैं, कुछ के सही हैं कुछ के गलत हैं। चलो उस क्वेश्चन को अपन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था आपका, 16 ग्राम एक अननोन गैस थी जो कि 5.6 लीटर एसटीपी पर वॉल्यूम कवर अप कर रही थी और उस गैस की वेपर डेंसिटी हमको कैलकुलेट करनी है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, 16 ग्राम ऑफ ए अननोन गैस ग्राम ऑफ ए अननोन गैस ऑक्यूपाई 5.6 लीटर एट एसटीपी। 5.6 लीटर वॉल्यूम को कवर अप कर रही है। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ गैस या अननोन गैस। देखो क्वेश्चन को करने के लिए मुझे चाहिए मास अपॉन 2, क्योंकि एक गैस दी हुई है अननोन, दूसरी गैस दी नहीं गई है, और जब दूसरी गैस नहीं दी गई हो तो हम किससे रिलेटेड करते हैं, हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा आपका 2। अब मास ऑफ अननोन गैस कितना है, आई डोंट नो। तो सबसे पहले हमारा काम बन जाता है उस गैस का मास निकालना। अब मैं मास कैसे निकालूं, तो मास तो हम मोल से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मोल कैलकुलेट कर लेता हूं। तो मोल ऑफ अननोन गैस, मोल कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं इसके, तो सबसे पहले मेरे पास कितनी है 5.6 लीटर, ये वॉल्यूम मेरे को दिया हुआ है, और एसटीपी पर तो 22.4 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। मेरे पास क्या निकल के आ जाएंगे, मोल 5.6 अपॉन 22.4। तो ये आपके पास कितने मोल यहाँ पर निकल के आ जाएंगे, तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ जाएंगे आपके 1/4। क्लियर है। तो ये मेरे पास मोल आ चुके हैं। अब मोल से मैं मास निकाल सकता हूँ, क्योंकि मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मुझे मोलर मास की ही तो रिक्वायरमेंट है, मोल है गिवन मास है, ये चाहिए मेरे को। तो इसको तो मैं इधर उठा लाता हूँ और मोल को मैं नीचे ले जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, तो मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास कितना है 16 अपॉन मोल, तो 1/4। 4 कहाँ जाएगा आपका ऊपर, तो 64। तो ये मेरे पास मास आ चुका है किसका, इस गैस का। और इस टाइप के क्वेश्चन हम लास्ट क्लासों में काफ़ी कर चुके हैं। तो वेपर डेंसिटी मास कितना है 64/2, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये 32। और 32 किस गैस का मास होता है, सॉरी 32 तो वेपर डेंसिटी है, 64 किस गैस का मास होता है। तो यदि कोई ऑप्शन आपको दे दिया जाए, जैसे मान के चलो इसमें मैं ऑप्शन भी दे देता, ए पर SO2, बी पर O2, सी पर मैं दे देता आपको गैस के रूप में F2, 4 पर दे देता मैं CH4। तो आप आंसर क्या क्लिक करते हैं भाई, मास मेरे को पता चल गया 64, इसका मास 32, और 32 64, इसका तो 32 ही होता, इसका आपका और भी कम रह जाता और इसका 16 ही रह जाता। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, तो ऑप्शन वाइज क्वेश्चन भी आप कर सकते थे, पर क्वेश्चन हमारा ये नहीं था, बस यहीं तक क्वेश्चन दिया गया था, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों का सही है बहुत अच्छी बात है, बाकी के कॉपी कर लो। ठीक है। चलो अब
डेंसिटी के बाद अब बात आती है हमारी, आज हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। तो टॉपिक हमारा क्या है आज का, डिटर्मिनेशन परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन गिवन कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड यदि हमें दिया गया है तो उस कंपाउंड में उसका परसेंटेज कंपोजिशन कितना होगा। तो यहाँ पर आप टॉपिक को समझो पहले कि मेरे पास कोई भी कंपाउंड है XYZ, जैसे H2O है। अब इस H2O में हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एटम भी प्रेजेंट है। तो H2O के अंदर हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मेरे को रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे को रिक्वायरमेंट होती है, एक तो मास या मोलर मास ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का मोलर मास मुझे पता होना चाहिए, एलिमेंट का मास मेरे को पता होना चाहिए, परसेंटेज बड़ी आसानी से निकाल दिया जाता है। जैसे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट का परसेंटेज मेरे को कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मास या मोलर मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100। 100 से इसको क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। और इस तरह से हम यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, उस कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है मेरे लिए। सबसे पहले कोई कंपाउंड दिया जाएगा, वो कंपाउंड किसी ना किसी एलिमेंट से बना हुआ होगा, उस एलिमेंट का आपको मास पता होना चाहिए, साथ में आपको ओवरऑल कंपाउंड का मास पता होना चाहिए। मास पता करने के लिए हमारे पास एलिमेंट के मासों को हम ऐड कर करके उस कंपाउंड का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक टॉपिक है। जैसे अब एक क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पर, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कार्बन एंड ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन कितना होगा, तो हिंदी में तो ये बोलेंगे। और कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CaCO3। तो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को आप, तो सबसे पहले मोलर मास ऑफ CaCO3, कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 3 जा 48, तो ये कितना आ जाएगा आपका 100। कंपाउंड का मास पता चल गया, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CaCO3, क्या करोगे, कार्बन का कितना होता है, डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यूज़ रख रहा हूँ 12 अपॉन 100 इंटू 100, तो आपका कितना आ जाएगा 12%। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन CaCO3, क्या करोगे 16 अपॉन 100 इंटू 100, सॉरी 16 नहीं, ये आप 16 इंटू 3, 16 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 48, क्योंकि ओवरऑल 16 3 मॉलिक्यूल है, 16 एक का होता है, तो 3 का कितना हो जाएगा 48, तो ये आपका कितना आ जाएगा 48
परसेंटेज, और बचे कुचे को भी निकाल दो, उसे क्यों छोड़ो। परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कितना हो जाएगा 40/100 × 100, ये आपका 40%। तो इस तरह से, और इन तीनों को जब ऐड करोगे तो 100 ही आना चाहिए, तब तो आपका सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं लोचा इज प्रेजेंट। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कॉपी करो। ठीक है, कर दूं साफ। चलो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन इथेन, नहीं हाँ चलो इथीन। तो इथीन के अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है, कार्बन एंड हाइड्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। इथेन कर दो चाहो तो आप। अच्छा क्या अंतर है एन और ईन में? इथेन सिंगल बॉन्ड, इथीन डबल बॉन्ड, इथाइन ट्रिपल बॉन्ड। तो चलो मोलर मास ऑफ, क्या फॉर्मूला हो जाएगा C2H6। तो ये तो कितना हो जाएगा 24 और 6 यानी कि 30 आना चाहिए भाई। अब तो बहुत निकाल दिए, ऐड कर लिया करो। तो ये मेरे पास इथीन का आ गया। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन इन C2H6, तो कार्बन का कितना होता है 12 और 2 कार्बन है, तो कितना हो जाएगा 24/30 × 100। तो कितना हो जाएगा 6 से उड़ा दो इसको, 6 5, और ये कितनी बार गया 5 से 20, तो ये कितना आ जाएगा, कुछ ज़्यादा ही नहीं आ रहा, 4 आएगा ना ये। तो कितना हो जाएगा 80%। एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन C2H6 क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना है आपके पास 6, ठीक है, अपॉन 30 × 100, ये सीधा ही आपका तो 20%। तो बड़े बड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। कर लिया कॉपी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर इन क्रिस्टलाइन FeSO4.7H2O। क्रिस्टलाइन FeSO4.7H2O के अंदर वाटर का परसेंटेज कंपोजिशन हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसका क्या पता होना चाहिए, मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ FeSO4.7H2O। चलो निकालो, Fe का कितना होता है 56, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 × 4 64, प्लस यहाँ तक एक रहने दो, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16, ओवरऑल 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 × 18 कितना हो जाएगा, ये तो आपका 126, और ये आपका हो जाएगा कितना 6 3 9 9 और 5 14 15 152। तो ये तो आपका 152 + 126, इसको आप ऐड कर लोगे और ये ऐड करने पे आपका कितना आ जाएगा 278।
क्लियर है। अब परसेंटेज निकाल दो, परसेंटेज ऑफ वाटर इन FeSO4.7H2O। क्या करोगे, सबसे पहले इसका मोलर मास 278 अपॉन वाटर कितना है, वाटर का मोलर मास 126 इंटू 100, और यकीन मानो जो भी आएगा ना वो आंसर ही होगा। तो देर किस बात की है, निकाल लेना बैठे बैठे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ऐसा ही और, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर इन क्रिस्टलिन या इन ग्लोवर सॉल्ट कर देता हूँ। चलो सेकंड क्वेश्चन इसमें, ग्लोवर सॉल्ट। ग्लोवर सॉल्ट क्या होता है, ये तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है, इसको तो आप कॉपी करो। अब तो मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं, और ये आपका गया। ग्लोवर सॉल्ट क्या होता है, ग्लोवर सॉल्ट होता है आपका Na2SO4.10H2O। इसको ग्लोवर सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। मोलर मास क्या हो जाएगा, Na तो 23 इंटू 2 यानी कि 46, सल्फर 32, ये 64 प्लस 10 इंटू 18, ये तो मेरे पे आता है, ये तुम निकाल लेना। ठीक है, निकालो 64 एंड 46, तो ये आपका 70, ठीक है, और 40 1110 और 142 प्लस 180 कितना हो जाएगा, ये आपका 180 और 140 यानी कि 322। क्लियर है। अब आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ वाटर इन ग्लोवर सॉल्ट। कैसे निकालोगे, सिंपल सा वही, सबसे पहले ओवरऑल अपॉन वाटर कितना है 180 इंटू 100, और झूठ तो मैं बोलता ही नहीं, जो भी आएगा वो वास्तव में आंसर ही होगा। बैठ के आप घर पर निकालोगे। क्लियर है, चलो कॉपी करो। तो और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। $16.5 ग्राम of a metal combine with O2 and form metal oxide। नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है मेटल ऑक्साइड का, M2OX। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा। अच्छा, कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं है क्वेश्चन में, एक बार और पढ़ लो। 16.5 ग्राम ऑफ ए मेटल कंबाइन विद O2 एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड का यहाँ पर मेरे पास कोई फॉर्मूला तो डायरेक्ट है नहीं, तो मुझे यहाँ पर मेटल ऑक्साइड जो है इसका कुछ वो देना पड़ेगा कि कितनी है। तो फॉर्म 35.6 ग्राम मेटल ऑक्साइड, तो वैल्यू देनी होगी। हाँ, यदि ये मेटल ऑक्साइड मेटल मेरे पास फिक्स होती जैसे सोडियम पोटेशियम कोई भी, तो मैं मोलर मास कैलकुलेट कर सकता था। यदि मेटल ऑक्साइड दे रखी है तो मुझे मेटल का तो पता है ही नहीं कि कौन सी मेटल है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर वैल्यू दी जाएगी। क्लियर, अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन, कर लेंगे।
सबसे पहले मोलर मास तो मैं निकाल ही नहीं सकता, डायरेक्ट मास दे रखा है। और ऑक्सीजन कितनी है, तो मेटल ऑक्साइड इतना, मेटल इतनी, ऑक्सीजन कितनी, इतनी में से इतनी घटाओ, उतनी ऑक्सीजन बच जाएगी। घटाओ कैसे, तो ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, क्या करोगे, टोटल मेटल ऑक्साइड में से किसको लेस कर दोगे, 16.5 को। तो ये तुम्हारे पास जो वैल्यूज आएगी, ये वैल्यूज तुम्हारे पास किसकी आ जाएगी, ऑक्सीजन की। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये तो 1, और ये 5 में से 6 यानी कि 9, और ये 3 में से 2 यानी कि 1। तो मेरे पास ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है, 19.1 ग्राम। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन मेटल ऑक्साइड क्या हो जाएगा, पहले ऑक्सीजन का लिख दो, फिर टोटल लिख दो, और इनटू 100, और घर पे बैठे बैठे आंसर निकाल लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनों पे आते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन काफ़ी कर चुके हैं हम, और एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर नए टॉपिक पर चलेंगे। एक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन कंटेन 0.07% ऑफ नाइट्रोजन। तो कोई कंपाउंड है नाइट्रोजन का, उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, 0.07%। कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ कंपाउंड। मिनिमम मोलर मास कंपाउंड का हमें कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पर हमें एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान देनी होगी कि हमसे वो मोलर मास नहीं पूछ रहा, वो हमसे मिनिमम मोलर मास पूछ रहा है, कम से कम कितना मोलर मास उसका हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है ये कि एक नाइट्रोजन का कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन का अमाउंट कितना है, 0.07%। उस कंपाउंड का कम से कम मास कितना हो सकता है। भाई मोलर मास में तो कंप्लीट आ जाएगा, कम से कम पूछ रहा है तो फिर क्या होगा। तो अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा सोचना होगा मिनिमम मोलर मास के बारे में कि ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास। ठीक है, मिनिमम मोलर मास क्या होता है, MM। देखो शॉर्ट में लिख दिया, समझ जाना क्या है। तो मिनिमम मोलर मास का मतलब होता है कि मेरे पास कोई भी कंपाउंड है, उसका कम से कम मास क्या हो सकता है, उसमें कम से कम एक तो एलिमेंट हो, कि जो कंपाउंड जो बन रहा है उसमें जो भी कंपाउंड है उसमें कम से कम उसका एक एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिनिमम मोलर मास। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, फिर तो नॉर्मल मास हो जाएगा। मिनिमम कम से कम तो तभी होगा जब उसका एक एलिमेंट प्रेजेंट हो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास क्या हो जाएगा आपका, फ्रॉम मिनिमम मोलर मास ऑफ एनी कंपाउंड। किसी कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास क्या होगा, दैट कंपाउंड contain at least 1 atom of element present in given percentage। तो क्या कहना चाह रहा है वो, जिसका भी आपको परसेंटेज दे रखा है उसका एटलीस्ट एक एटम तो उसके अंदर प्रेजेंट होना ही होना चाहिए, तभी उस कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास निकल सकता है।
तो कहीं पर भी आप कभी भी कोई क्वेश्चन पढ़ोगे, मिनिमम मोलर मास ये वर्ड आपको लिखा हुआ मिल जाए, तो उसका कॉन्सेप्ट बस यही है कि उसका एटलीस्ट 1 एटम आपको लेना होगा। क्लियर? चलो अब तो क्वेश्चन सिंपल है, कुछ भी नहीं है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिख लो पहले। तो जिसका परसेंटेज निकालते हैं उसका वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मोलर मास यहाँ पर लिया जाता है। तो और मोलर मास अब आपको कैसा लेना है, मिनिमम। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ लिख दूंगा मोलर मास ये कंपाउंड का इनटू 100। अब मुझे मिनिमम मोलर मास यहाँ पर कैलकुलेट करना है, मिनिमम। तो मैं क्या करूँगा, परसेंटेज मेरे पास दिया हुआ है 0.07, मिनिमम मोलर मास को उठाकर यहाँ रख दूंगा और परसेंटेज को यहाँ ले जाऊंगा। और मिनिमम मोलर मास कब हो सकता है, जब एटलीस्ट नाइट्रोजन कितना हो, 1। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मिनिमम मोलर मास ऑफ कंपाउंड, तो वेट ऑफ नाइट्रोजन कम से कम एक एलिमेंट, तो कम से कम एक का कितना हो जाएगा, 14। परसेंटेज कितना दे रखा है, 0.07 इंटू 100। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका, ये 200 और 100 यानी कि काफ़ी आगे गया, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20,000 के आसपास आपका, 20,000 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मिनिमम मोलर मास का कॉन्सेप्ट है। समझ में आया कुछ? आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं, आप उनको सॉल्व करोगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास से नया टॉपिक पढ़ेंगे, अभी आप इसको कॉपी करो, मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन है, इंसुलिन कंटेन 0.016% ऑफ सल्फर, कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का मिनिमम मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है, तो ये क्वेश्चन आपको करके बताना है। एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पीछे से भी रिलेटेड करके करना, हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं समझूंगा आपको पूरा चैप्टर काफ़ी अच्छे समझ में आ रहा है और आपकी सोचने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ चुकी है। और यदि नहीं होता है तो इतना डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा घुमा फिरा कर टफ क्वेश्चन दे रहा हूँ, हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन कंटेन 0.025 या 0.025% of Fe atom and molar mass of hemoglobin is 89600। इसका मोलर मास मेरे को दे दिया है। देन कैलकुलेट नंबर ऑफ Fe एटम प्रेजेंट इन पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो यह आपसे कहना चाह रहा है कि मेरे पास हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल है जिसमें, अच्छा ऐसे थोड़ा छोटा ही कर लो, 0.25% Fe एटम प्रेजेंट है एंड मोलर मास जो है हीमोग्लोबिन का वो कितना है, 89600। देन कैलकुलेट नंबर ऑफ Fe एटम, कि एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर Fe एटम का जो नंबर है वो कितना होगा, यानी कितने आयरन के एटम उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये तो होना चाहिए, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए। ये हो जाए
तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की क्लास में हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लिया किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनका। नेक्स्ट क्लास में हम एम्पेरिकल फार्मूले और मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।